बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुश आमदीद। बायोलॉजी में गैसेस एक्सचेंज का जो चैप्टर हमारा चल रहा था, इसमें हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर गैस एक्सचेंज किस तरह होती है ये देख रहे थे। जो हमने लास्ट ऑर्गेनिज्म स्टडी किया वो था फिशेस। फिशेस के अंदर चूंकि वो एक्वेटिक होती हैं तो इनका जो रिस्पायरेटरी मीडिया होता है वो वाटर होता है, और फिश एक स्पेशल ऑर्गन होता है इनके पास, गिल्स। उन गिल्स के जरिए ये गैस एक्सचेंज करती हैं। गिल्स की बनावट मैंने आपको बताई थी कि एंटीरियर यानी कि साइडों पे होती है। गिल्स जो है वो साइडों पे होते हैं, स्पेस होती है, उसको हम कहते हैं ओपर्क्यूलम। उस स्पेस के अंदर ये गिल्स जो है वो फिट हुए हुए होते हैं। गिल्स के अंदर एक आर्क होता है, उसको हम कहते हैं गिल आर्क, और गिल आर्क में दो फिलामेंट्स जो है वी शेप में अरेंज हुए हुए होते हैं। और फिर ये दो नहीं होते, फिर ये इनकी रॉ होती है पूरी। फिर हर एक फिलामेंट को देखोगे तो हर एक फिलामेंट जो है वो लेमिला के अंदर अपने अंदर लेमिला बनाया हुआ होता है। लेमिला जो है उससे इनका सरफेस एरिया बढ़ता है, और फिर इन लेमिला के पास जो है वो कैपिलरीज होती है, इनमें से ब्लड फ्लो होता है, वाटर किस तरह पास होता है, ये सब आपको बता दिया था कल की क्लास में। अब हमने स्टार्ट करना है जी फ्रॉग को। अब हम जरा और हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ आ रहे हैं। हमने इनवर्टिब्रेट्स में देखा जी, अर्थवर्म देखा, कॉकरोच देखा। फिर जब हम वर्टिब्रेट की तरफ आए तो वर्टिब्रेट में हमने फिशेस देखा। फिशेस क्यों देखा जी? क्योंकि फिशेस जो है वो एक्वेटिक होती हैं और इनका रिस्पायरेटरी मीडिया वाटर होता है। अब हम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म देखेंगे जो ड्यूल नेचर होता है, यानी कि वो इक्वेटिक भी होगा और वो जो है वो टेरेस्ट्रियल भी होता है, वो है फ्रॉग। तो नाउ वी आर स्टडिंग जी गैस एक्सचेंज फ्रॉग में कैसे होता है। मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास जो फ्रॉग होता है इसका ताल्लुक है क्लास एम्फीबिया से, फाइलम कॉर्डेटा एम्फीबिया। फाइलम कॉर्डेटा की एक क्लास होती है, क्लास सुपर क्लास एक्चुअल में ये सुपर क्लास एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया से इसका ताल्लुक होता है। और एम्फीबिया की जो ग्रुप होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि ये ड्यूल लाइफ होती है इनकी ड्यूल लाइफ होती है। ड्यूल लाइफ का मतलब क्या होता है कि इनकी पार्ट ऑफ इनकी लाइफ का एक हिस्सा जो है वो इक्वेटिक का होता है और बाकी हिस्सा जो है वो टेरेस्ट्रियल होता है। ठीक है, यानी कि इनका जो लार्वा होता है वो टेरेस्ट्रियल, वो इक्वेटिक होता है, पानी के अंदर रहता है, गिल्स के जरिए सांस लेता है। और फिर जब ये लार्वा से अडल्ट फॉर्म में आते हैं तो ये अपने अंदर लंग्स को डिवेलप कर लेते हैं और फिर ये खुश्की में आते रहते हैं। तो इनको आप यूँ कह लें कि इनकी जो लार्वल स्टेज होती है, लार्वल ये आर है, लार्वल स्टेज जो होती है वो इक्वेटिक होती है। ठीक है, और जो इनकी अडल्ट स्टेज होती है वो टेरेस्ट्रियल होती है, खुश्की वाली। तो इसलिए इसका हमने एक सेपरेट क्लास बनाई हुई एम्फीबिया के नाम से। ठीक है जी। तो दो तरह की ये रिस्पायरेशन करेगा। जब इक्वेटिक होगा तो ये गिल्स के जरिए रिस्पायरेशन करता है और इसका रिस्पायरेटरी मीडिया वाटर हो जाता है। और जब ये टेरेस्ट्रियल होता है तो ये लंग्स के जरिए रिस्पायरेशन करता है और इसका जो रिस्पायरेटरी मीडिया है वो एयर हो जाता है। ठीक है, तो जब ये गिल्स के जरिए करेगा तो इसका रिस्पायरेटरी मीडिया वाटर हो जाता है, और ये करता है जी बाय गिल्स। लार्वे जो होते हैं ना इनके, स्पेसिफिक बात करें तो फ्रॉग का जो लार्वा होता है वो गिल्स के जरिए सांस ले रहा होता है और पानी के अंदर होता है। अच्छा, गिल्स का बनावट और काम बिल्कुल फिश की तरह होता है, बिल्कुल फिश की तरह होती है जी, बिल्कुल फिश की तरह के गिल्स होते हैं और बिल्कुल फिश की तरह ही ये रिस्पायरेशन करता है, जो कि हमने फिश में पढ़ लिया। और जब ये अडल्ट फॉर्म में आता है तो इसका रिस्पायरेटरी मीडिया जो है वो एयर हो जाता है और ये लंग्स डिवेलप कर लेता है और ये लंग्स के जरिए सांस लेता है। गैस एक्सचेंज जो है वो लंग्स के जरिए की जाती है। तो लंग्स को अब हम स्टडी करेंगे फ्रॉग पे। अच्छा, एक और बात ये है कि जब ये अडल्ट फॉर्म में आता है, अडल्ट फॉर्म में आएगा तो ये तीन तरीकों से गैस एक्सचेंज करता है। थ्री मेथड्स हैं इसके पास गैस एक्सचेंज करने के। एक कहलाता है पल्मोनरी रिस्पायरेशन, पल्मोनरी रिस्पायरेशन। एक कहलाता है क्यूटेनियस रिस्पायरेशन और एक कहलाता है बक्कल रिस्पायरेशन। यानी जब ये अडल्ट फॉर्म में आता है तो ये लंग्स तो डिवेलप कर लिए इसने और लंग्स के जरिए भी सांस लेता है, लेकिन लंग्स के अलावा दो और तरीकों से ये सांस लेता है, दो और तरीकों से ये गैस एक्सचेंज करेगा। तो अडल्ट फ्रॉग की अब हम बात कर रहे हैं। अडल्ट फ्रॉग जो है वो गैस एक्सचेंज करने के लिए तीन ऑर्गन्स को यूज कर रहा होता है और उस हिसाब से इसके तीन रिस्पायरेशन के टाइप्स हो जाती हैं। पल्मोनरी के अंदर ये अपने लंग्स को गैस एक्सचेंज के लिए यूज करता है, यानी अगर फ्रॉग गैस एक्सचेंज कर रहा है बाय लंग्स तो हम इसको कहते हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन। क्यूटेनियस के अंदर ये गैस एक्सचेंज करता है अपनी स्किन के जरिए। तो अगर स्किन के जरिए गैस एक्सचेंज हो रही होती है तो इसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। और बक्कल रिस्पायरेशन के अंदर ये अपनी बक्कल कैविटी को यूज करता है।
और बक्कल कैविटी के जरिए फिर गैस एक्सचेंज होती है। तीनों को देखेंगे हम, तीनों की स्टडी करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ज़्यादातर फ्रॉग पल्मोनरी रिस्पायरेशन करता है। ये बक्कल रिस्पायरेशन या स्किन रिस्पायरेशन तो बहुत कम करता है। स्किन रिस्पायरेशन तो जब ये उसमें चले जाता है ना, क्या कहते हैं उसको, देखो एकदम नाम निकल गया, वो जो लंबी गहरी नींद में चले जाता है, तो देखो याद नहीं आ रहा, बहरहाल याद आएगा, एकदम से नाम जैसे से निकल गया। जब वो गहरी नींद में चला जाता है ना, तो तब ये जो है वो स्किन से रिस्पायरेशन करता है, या बक्कल से भी बहुत कभी कभार करता है। ज़्यादातर अडल्ट फॉर्म में ये लंग्स को ही यूज़ करता है, लंग्स इसके वेल डेवलप होते हैं और लंग्स के जरिए ये रिस्पायरेशन करता है, यानी कि पल्मोनरी रिस्पायरेशन इसमें ज़्यादातर होती है। तो आप देख रहे हैं फ्रॉग जो है रिस्पायरेशन या गैस एक्सचेंज के लिए काफ़ी एवॉल्व हो रहा है। जब ये अडल्ट लार्वल स्टेज में था तो इसके पास गैस एक्सचेंज के लिए गिल्स थी। जब ये अडल्ट फॉर्म में आता है तो इसके पास गैस एक्सचेंज के लिए लंग्स भी हैं, स्किन भी है और बक्कल कैविटी भी है। लंग्स से अच्छी होती है रिस्पायरेशन, ज़्यादा गैस से ज़्यादा ऑक्सीजन इसको मिल जाती है, लिहाजा ये ज़्यादातर लंग्स को यूज़ करता है अपनी गैस एक्सचेंज के लिए। लेकिन बहरहाल स्किन और बक्कल कैविटी भी इसके पास ऑप्शंस मौजूद है। ठीक है जी, अब ज़रा पहले इसकी जो है वो बक्कल रिस्पायरेशन, पल्मोनरी रिस्पायरेशन देख रहे हैं हम। पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी रिस्पायरेशन देख रहे हैं जी। पल्मोनरी रिस्पायरेशन में ये लंग्स को यूज़ करेगा अपने। अच्छा, अब इसकी मामला क्या होता है जी, ये इसकी बक्कल कैविटी है, डायग्राम में देखें आप, ये इसकी सारी बक्कल कैविटी है, यानी मुंह का हिस्सा। अब ये जो बक्कल कैविटी होती है, इसके ओपनिंग दो होती हैं, एक ये ओपनिंग होती है जिसको आप कहते हो माउथ, और एक ये ओपनिंग होती है इसको आप कहते हो नोस्ट्रिल्स। ठीक है, तो ये दो ओपनिंग हो जाती है इसकी। अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊँ, लेकिन मिटा दूंगा, ये इसकी बक्कल कैविटी है। ठीक है, ये बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी में यहाँ इसके नोस्ट्रिल्स हैं और यहाँ इसका माउथ है। ये माउथ हो गया, MOUTH, और ये नोस्ट्रिल्स होगा। ठीक है जी। इंसानों की जो बक्कल कैविटी है और नोस्ट्रिल्स के बीच में प्लेट होती है, ठीक है, लेकिन वो पीछे जाके ज्वाइंट हो जाते हैं, लेकिन इनमें नहीं है प्लेट। इनकी जो नोस्ट्रिल्स है वो भी डायरेक्ट किस में एंटर हो रही है, बक्कल कैविटी में, और माउथ जो है वो भी किस में खुल रहा है, बक्कल कैविटी में। और फिर बक्कल कैविटी की बैक साइड पर अगर हम देखें तो बैक साइड पे ये आता है फेरिंग्स, जो कि कॉमन होता है, और फेरिंग्स के बाद दो रास्ते निकल रहे होते हैं, ऐसे दो वेज निकल रहे होंगे। ये जा रहा होता है एसोफेगस की तरफ, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, खाना जो है वो इस रास्ते निकल जाएगा। और ये जो है वो आपके समझ ले लंग्स की तरफ जा रहा होता है, गैस वगैरह जो होंगी, ऑक्सीजन एयर वगैरह, वो इधर निकल जाती है। तो यहाँ जो है ना फूड चला जाएगा फेरिंग्स से, और यहाँ जो है वो एयर आ जाएगी लंग्स के अंदर। तो जब हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे होते हैं तो माउथ से ये खाना आता है, इसके पॉइंटर देखो हिल जाता है, हाँ, माउथ से इसका खाना आता है बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में आता है, और फिर फेरिंग्स से इस रास्ते निकल जाता है एसोफेगस से, और फिर एसोफेगस से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है और खाना वहाँ प्रोसेस होना शुरू होता है। लेकिन जब ये एयर लेगा सांस लेने के लिए, गैस एक्सचेंज करने के लिए, जब ये एयर लेता है तो एयर जब बक्कल कैविटी में जमा होगी तो फेरिंग्स से वो लंग्स की तरफ जाती है। यहाँ बीच में एक वॉल होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटस। जब फूड जा रहा होता है तो एपिग्लोटस जो है वो लंग्स वाला जो रास्ता है उसको ढक देता है, ताकि फूड जो है वो लंग्स के अंदर ना जा पाए। ठीक है, ये इंसानों में भी बिल्कुल तकरीबन ऐसा ही मामला है। ठीक है, तो यहाँ पर जब फूड आया माउथ से एंटर होता है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से ऐसे एसोफेगस की तरफ निकल जाता है, और इस दौरान जो लंग्स वाला रास्ता है, ग्लोटस जो होती है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, तो एपिग्लोटस के नाम से एक वॉल होती है, एक पतली सी, वो इसको ढक देती है लंग्स वाले रास्ते को, ताकि फूड इसमें से ना जाए। बहरहाल हमने यहाँ पर ये नहीं देखना, हमने तो देखना है गैस एक्सचेंज। अब गैस एक्सचेंज कहाँ से होती है जी, इसकी नॉस्ट्रिल्स से होती है। जब ये इनहेल करता है, गैस एक्सचेंज करनी होती है, क्या करता है जी, ये अपनी ये जो बक्कल कैविटी का नीचे फ्लोर है, ये जो फ्लोर है इसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, ये जमीन यानी बक्कल कैविटी की, इसको ये ऐसे नीचे की तरफ पुल करता है। जब ये नीचे की तरफ पुल करता है तो बक्कल कैविटी का फ्लोर जो है वो ऐसा हो जाता है, फूल जाता है। देखा ना आपने, फ्रॉग जब सांस ले रहा होता है ना तो उसका ये बक्कल कैविटी नीचे से बाहर आ जाती है, पूरा गुब्बारा सा बन जाता है। ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है ताकि नोस्ट्रिल्स के जरिए हवा अंदर आ जाए। ठीक है, नोस्ट्रिल्स के जरिए हवा एंटर हो जाती है। तो ये क्या करेगा जी, जब इसको गैस एक्सचेंज करनी होती है, एयर चाहिए होगी, तो ये अपने जो बक्कल कैविटी का फ्लोर होता है उसको नीचे की तरफ पुश करता है, जिससे क्या होता है, हवा जो है प्रेशर के जरिए नोस्ट्रिल्स के जरिए एंटर होकर बक्कल कैविटी में जमा हो जाती है। यहाँ हवा जमा हो गई बक्कल कैविटी के अंदर, यहाँ जो है बक्कल कैविटी के अंदर हवा जमा हो गई। इस दौरान फेरिंग्स जो है वो बंद रहता है, ये फेरिंग्स जो है वो क्लोज होता है, यानी फेरिंग्स से कोई बाहर नहीं जाएगी हवा।
उसके बाद क्या करेगा जी, अब ये वापस जब हवा जमा हो जाती है बक्कल कैविटी में, अब ये फ्लोर को वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लाएगा। यानी अब ये जो फ्लोर है इसका बक्कल कैविटी, ये वापस नॉर्मल हो जाएगा, एक वैसे बिल्कुल नॉर्मल। और यहाँ जितनी भी बक्कल कैविटी में हवा जमा हुई थी, अब वो प्रेशर के जरिए ऐसे फेरिंग्स के अंदर मूव कर जाती है। ठीक है, तो ये तो इस तरह इसने इनहेलेशन की। इसने अपनी बक्कल कैविटी का जो फ्लोर है उसको जैसे ही नीचे की तरफ पुल किया तो एक प्रेशर डेवलप हुआ, जिसकी वजह से हवा जो है वो नॉस्ट्रिल्स के जरिए इसके बक्कल कैविटी में ठीक ठाक जमा हो गई। इस तरह ये ज़्यादा एयर जमा कर लेता है अपने मुंह के अंदर। अब इसके मुंह के अंदर यानी बक्कल कैविटी में एयर जमा हो गई, फिर जैसे ही अपने अब ये नोस्ट्रिल्स को बंद कर देगा। जब ये फ्लोर अपना ऊपर करता है ना, तो ये नोस्ट्रिल्स को क्लोज कर देता है। अब ये नोस्ट्रिल्स को क्लोज कर देगा ताकि हवा वापस नोस्ट्रिल से बाहर ना जाए, और पीछे से फेरिंग्स खुल जाता है। अब जैसे ही अपने फ्लोर को ऊपर उठाएगा, नोस्ट्रिल्स चूंकि बंद है, तो अब जितनी भी एयर जो गैसेस इसमें बक्कल कैविटी में जमा हुई थी, अब ये पीछे की तरफ यानी फेरिंग्स की तरफ पुश हो जाती हैं, और फेरिंग्स से ये कहाँ चली जाती है, लंग्स। जब खाना जा रहा होता है तो लंग्स पैक हुआ हुआ होता है, जब खाना नहीं जा रहा होता है तो एपिग्लोटस ऐसे स्ट्रेट होता है, फेरिंग्स का रास्ता खुला हुआ होता है, लंग्स का रास्ता। तो अब ये जितनी भी एयर है ये कहाँ चली जाती है, ये लंग्स के अंदर जा रही है। अब ये लंग्स के अंदर जा रही है, उसको हम देखेंगे। तो ये तो हो गई इनहेलेशन। इनहेलेशन कैसे कर रहा है, सबसे पहले ये फेरिंग्स को बंद करता है, नोस्ट्रिल्स को खोलता है और अपने बक्कल कैविटी के फ्लोर को नीचे पुल करता है। इससे एक प्रेशर डेवलप होता है, जिससे इसके खुले हुए नोस्ट्रिल्स में से एयर इसकी बक्कल कैविटी में जमा हो जाती है। फिर ये क्या करेगा, फिर ये अपने नोस्ट्रिल्स को बंद कर देता है, फेरिंग्स के रास्ते को खोल देता है और अपने बक्कल कैविटी के फ्लोर को ऊपर पुश करता है। जैसे ऊपर पुश करेगा तो सारी हवा नोस्ट्रिल्स से नहीं जा सकती, नोस्ट्रिल्स बंद हुए में, फेरिंग्स से अंदर चली जाती है, और अंदर जो है वो एसोफेगस में नहीं जाती, कहाँ चली जाती है, लंग्स में चली जाती है। अब लंग्स के आगे का मामला देखते हैं, यहाँ से फेरिंग्स से आगे का। अब ये सपोज करें जी, ये फेरिंग्स है, ये इतना ऐसा फेरिंग्स है, ठीक है। अब इसकी ये बैक, इसके पीछे की तरफ ये जा रहा है एसोफेगस का रास्ता, ये आ रहा है लंग्स का रास्ता, ठीक है। मैं अगर नाम लिखूं तो ये हो गया फेरिंग्स, ठीक है जी, और ये आपका एसोफेगस, एसोफेगस। अब ये जो है, ये वाला जो रास्ता है ये आ रहा है जी टुवर्ड्स द लंग्स। इसकी स्टार्टिंग जो होती है, ये जो रिस्पायरेट, ये लंग्स की तरफ जो आ रहा होता है रास्ता, इसकी जो ओपनिंग है, ये हिस्सा जिसको मैंने कहा था क्लोज भी हो जाता है, ओपन भी हो जाता है, ये कहलाता है ग्लॉटस। दैट इज द ग्लॉटस। ये हिस्सा, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये ओपन भी हो जाता है, क्लोज भी हो जाता है। यहाँ पर लगा हुआ होता है एक स्लिट्स टाइप का, जिसको हम कह रहे होते हैं, ये स्लिट लगा दिया, इसको हम कह रहे होते हैं एपिग्लॉटस। जब फूड जा रहा होगा तो एपिग्लॉटस जो है वो ग्लॉटस के ऊपर आ जाता है, और आपका ये जो लंग्स वाला रास्ता है ये ढक जाता है, ताकि फूड जो है वो लंग्स में ना जाए। और जब हवा अंदर करता है तो एपिग्लॉटस जो है उसको अनकवर कर देता है, ग्लॉटस खुल जाता है और हवा जो है अंदर आ जाती है, ठीक है। तो अब ये जो लंग्स की तरफ रास्ता जा रहा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है जी ग्लॉटस। ग्लॉटस के फौरन बाद इतने हिस्से को हम कह रहे होते हैं लैरिंग्स। ये हिस्सा जो है वो लैरिंग्स कहलाता है। फ्रॉग में इतना वेल डेवलप नहीं होता, ह्यूमंस में बहुत वेल डेवलप होता है। ये लैरिंग्स जो है ये आवाज़ पैदा करता है। इस लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जैसे गिटार के अंदर स्ट्रिंग्स होते हैं ना, आप स्ट्रिंग्स हिलाते हो तो आवाज़ें पैदा होती हैं। इसी तरह लैरिंग्स के अंदर भी स्ट्रिंग्स होते हैं, हड्डियों के बने हुए, कार्टिलेजेस के बने हुए, वो वाइब्रेट करती हैं, आवाज़ पैदा होती है। इंसानों के अंदर ज़्यादा स्ट्रिंग्स होते हैं, अच्छे बने हुए होते हैं, तो इंसानों की आवाज़ इतनी अच्छी होती है, सुरीली सुरीली। फ्रॉग के अंदर ये लैरिंग्स इतना वेल डेवलप नहीं होता, इसलिए इसकी आवाज़ इतनी नहीं होती, बस ये खास किस्म की आवाज़ निकाल रहा होता है। तो ग्लॉटस के बाद जो अगला हिस्सा है वो लैरिंग्स है। लैरिंग्स के बाद ये जो पाइप कहलाता है, इसको हम कहते हैं ब्रोंकस, ब्रोंकाई। ये कहलाएगा ब्रोंकस, ये ब्रोंकस, ठीक है जी। ये ब्रोंकस होता है। इसकी डिटेल, वैसे इसका ब्रोंकस का स्ट्रक्चर बिल्कुल ह्यूमन की तरह है। जब हम ह्यूमन पढ़ेंगे तब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। इसमें सी शेप के कार्टिलेजेस होते हैं जो इसको क्रश करने से बचाते हैं, लेकिन इसकी डिटेल मैं आपको ह्यूमन में दूंगा, क्योंकि ह्यूमन में हमें ज़रा डिटेल में पढ़ना है। तो अब आपकी जो एयर है वो फेरिंग्स से पहले ग्लॉटस, ग्लॉटस से लैरिंग्स, पहले ये ग्लॉटस, ग्लॉटस से लैरिंग्स से होती हुई किस में आ गई, ब्रोंकस में आ गई। अब ब्रोंकस नीचे जाके दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, ऐसे दो ब्रांचेस हो जाती हैं। हर एक ब्रांच को आप कहते हो ब्रोंकाई। एक ये ब्रोंकाई है, यानी एक लेफ्ट ब्रोंकाई होती है, एक राइट ब्रोंकाई होती है। तो ये लेफ्ट हो गई, ये वाली जो है वो राइट ब्रोंकाई हो गई। हर ब्रोंकाई जो है फिर आपके आती है और किस में एंटर हो जाती है जी, इसके लंग्स में। अब इसका लंग्स जो है वो बलून शेप का होता है, इंसानों की तरह नहीं होता। इंसानों को तो आपने देखा है जी, ऐसा वो अजीब सा ट्रायंगुलर टाइप का होता है, लेकिन इसका बलून शेप के लंग्स होते हैं।
ठीक है। तो इस दोनों जो राइट ब्रोंका है और लेफ्ट ब्रोंकस है, वो दोनों अपने अपने जो पर्टिकुलर लंग्स है ना उसके अंदर एंटर हो जाती है। अब जब ये एंटर होती है तो अंदर जाके इसके अंदर डिवीजन हो जाती है, ये बहुत सारी पतली पतली सी तकसीम हो जाती है ब्रांचेस के अंदर, जैसे ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स हुई थी ना, ऐसे ये बहुत सारी ऐसे अंदर जाएंगी और ब्रांचेस में तकसीम हो जाती है, बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर तकसीम हो जाएंगी। इन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है जी। अब हर ब्रोंक्यूल्स के आखिर में एक सेक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा। तो लंग्स में ये जो ब्रोंकस एंटर हो रही है, ये अंदर जाके बहुत सारी डिवाइड हो जाती है ब्रांचेस में, लेकिन उनको आप कहते हो ब्रोंक्यूल्स। और हर ब्रोंक्यूल्स के एंड में ऐसा एल्व्यूलाई नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा होता है। ये हर ब्रोंकस के एंड में एल्व्यूलाई नाम का स्ट्रक्चर पाया जा रहा होता है। एल्व्यूलाई चूंकि जगह ज़्यादा गिरता है तो बहुत सारे एल्व्यूलाई आ जाते हैं, इसलिए लंग्स का जो एरिया होता है वो बड़ा बड़ा होता है ज़रा। एल्व्यूलाई क्या होती है जी? ये ब्रोंकस आ रहा है, ब्रोंक्यूल सॉरी। एल्व्यूलाई क्या होती है? इनके आखिर के अंदर एयर सैक होती है, ये इनको हम कहते हैं एयर सैक, यानी इनके अंदर हवा जमा होती है। सैक मतलब आपको पता है, बता चुका हूँ 1000 बार कि सैक कहते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को जो अंदर से खोखले होते हैं, यानी ऊपर बैग गुब्बारा, ऐसे गुब्बारे को आप सैक कहोगे क्योंकि वो अंदर से खोखला होता है। तो ये सैक टाइप स्ट्रक्चर होता है एल्व्यूलाई। और एयर सैक हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर एयर भर जाती है। ठीक है, तो ये आपकी ब्रोंक्यूल्स है, ये जो है ना आपकी, ये ब्रोंक्यूल है। और ब्रोंक्यूल के आखिर में आप समझ लो एक गुब्बारा लगा, जैसे एक डंडी है और डंडी के आखिर में आपने गुब्बारा लगाया हुआ, ऐसे ये ब्रोंक्यूल है। ब्रोंक्यूल के आगे आखिर में आपने एक सैक लगा दिया जिसके अंदर आप एयर भर लोगे। जब एयर भरेगी ये फूल जाएगा, जब एयर निकलेगी ये पतला हो जाएगा। बिल्कुल गुब्बारे, और एक आपने डंडी से गुब्बारा जुड़ा हुआ होता है ना, अच्छे डंडी लेते हो आप और इसमें आप गुब्बारा बांध दो। अब जब आप इसमें हवा भरोगे गुब्बारा फूल जाएगा, हवा निकलेगी गुब्बारा छोटा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर हो गया ये ब्रोंक्यूल्स और एल्व्यूलाई का। एक बात। दूसरी बात, इस एल्व्यूलाई पर नेटवर्क कैपिलरीज होता है जी, ब्लड कैपिलरीज का पूरा जाल बिछा हुआ होता है, पूरा ऐसा जाल बिछा हुआ होता है ब्लड कैपिलरीज का, पूरा जाल बिछा हुआ होता है। असल में होता क्या है जी, अब मैं अगर इसको एक सिंपल सा बनाऊं तो ये एक एल्व्यूलाई है, यहाँ पर आ रही होती है एक पल्मोनरी आर्टरी, ये आती है, इसको कहते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी आती है। अब जैसी ये एल्व्यूलाई पे आती है ना, ये इसकी ऐसी ब्रांचेस हो जाती है, बहुत सारी पतली पतली सी ब्रांचेस में ये तकसीम हो जाता है। ठीक है, इनको हम कह रहे होते हैं ये ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज। और फिर इन ब्लड कैपिलरीज वापस जब ये एल्व्यूलाई से निकलने लगेंगी तो वापस ये मोटी हो जाएंगी, यानी जुड़ जाएंगी आपस में, और ये मोटी होकर एक वेन बनती है, उस वेन को हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। ऐसा मामला है ये। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो हर एक एल्व्यूलाई के साथ क्या सीन है जी, एक पल्मोनरी आर्टरी आ रही है, और जैसी वो आपके इस एल्व्यूलाई के ऊपर एयर से एल्व्यूलाई के ऊपर आती है, ये फाइन ब्रांचेस में तकसीम हो जाती है, और इन फाइन ब्रांचेस को आप कह रहे हो तो ब्लड कैपिलरीज। और जैसे ही एल्व्यूलाई से बाहर निकलती है ये सारी ब्रांचेस वापस कंबाइन हो जाती हैं और वेन बन जाती है। अब यहाँ से आ रहा होता है जी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस पल्मोनरी आर्टरी में होता है जी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बगैर ऑक्सीजन वाला खून, यानी कि उसमें ऑक्सीजन कम है। यहाँ आ रही है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब जब ये कैपिलरीज में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कैपिलरीज की खास बात ये होती है कि कैपिलरीज इंतहाई पतली होती है, इनकी जो वॉल होती है वो इतनी पतली होती है, अभी मैंने आपको फिश में बताया था कि इनकी वॉल इतनी पतली होती है कि इनसे गैस मटेरियल एक्सचेंज हो जाएंगे। यानी अगर ये कैपिलरी है, ठीक है, यहाँ अंदर इसके क्या है ब्लड, और बाहर क्या है एल्व्यूलाई, और एल्व्यूलाई की वॉल भी बड़ी पतली होती है, और एल्व्यूलाई के अंदर क्या है जी एयर। ठीक है, एल्व्यूलाई की भी वॉल बहुत पतली होती है, बिल्कुल ब्लड कैपिलरीज की तरह। तो एल्व्यूलाई ने अपने अंदर रखी हुई है ब्लड, एयर, ब्लड कैपिलरीज ने अपने अंदर रखा हुआ है ब्लड, दोनों की वॉल बहुत पतली है। तो अब क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। एयर में से जो ऑक्सीजन है वो एल्व्यूलाई की वॉल को क्रॉस करके, कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करके ब्लड में आ जाएगी, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड की कैपिलरी की वॉल क्रॉस करके, एल्व्यूलाई की वॉल क्रॉस करके एल्व्यूलाई में चली जाएगी, गैस एक्सचेंज होगा। ठीक है, अब आपके पास जब यहाँ जो कैपिलरी में ब्लड आया है वो था तो डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन जैसे ही वो एल्व्यूलाई के पास से गुजर रहा है, इस दौरान इसने क्या किया, गैस एक्सचेंज कर ली। अपने अंदर जो ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो एल्व्यूलाई के अंदर जो एयर है ना उसमें डाल दी,
और एल्विलाई की एयर में से ऑक्सीजन जो है वो अपने अंदर डाल दी। अब ये ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन वाला ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वापस कलेक्ट होके वेन के जरिए आपके हार्ट तक चला जाता है। ये वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सॉरी। ऐसे ब्लड एक्सचेंज हो जाता है। तो अब मामला क्या हुआ जी, आपके पास ये जो फ्रॉग ने जब ये मुंह से ऑक्सीजन एयर ली थी, ये ग्लॉटस से एयर होती हुई, लैरिंक्स से होती हुई, ब्रोंकस से होती हुई ब्रोंकाई में आई, और ब्रोंकाई से कहाँ चली गई, कैपिलरी, इसमें ब्रोंक्यूल्स में, इनमें एयर इधर एंटर हो गई। अब ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ये ब्रोंक्यूल है, ब्रोंक्यूल्स के जब अंदर एयर आई तो ये एल्विलाई के अंदर एयर भर गई। आपका जो एल्विलाई है वो गुब्बारे की तरह फूल गया, इसके अंदर एयर भर गई। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इस एल्विलाई के ऊपर से क्या निकल रही है जी, ये कैपिलरीज निकल रही है, ये कैपिलरीज, यही वाली जो है ये चीज कैपिलरीज निकल रही है। और कैपिलरीज में क्या है, ब्लड है। एल्विलाई की वॉल, कैपिलरीज की वॉल बहुत ही पतली होती है, एक सेल की लेयर से बनी हुई होती है, इतनी पतली ना होने के बराबर। तो अब ब्लड के अंदर से जो गैस है वो एयर में चली जाएगी, एयर से जो गैस है वो ब्लड में चली जाएगी। अब यहाँ से कैपिलरी से जो ब्लड गुजरता है, जब वो वापस कलेक्ट होगा तो वो ऑक्सीजन वाला हो जाएगा। और जो अब एयर आई है ना एल्विलाई के अंदर, अब उस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर गई। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर को इसी रास्ते से ये निकाल देगा फ्रॉग, इसी रास्ते से। अब ये जो है ना, ये यहाँ से ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड वाला एयर जो है वो ब्रोंकस में आएगी, लैरिंक्स, ग्लॉटस, और फिर ये ऐसे बाहर निकाल देगा बाहर। वन वे होता है इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम, ह्यूमन का भी वन वे होता है। वन वे कहते हैं ऐसे रिस्पायरेटरी सिस्टम को जिसमें एक ही रास्ता होता है जिससे गैस आ भी रही हो, जा भी रही हो। तो ये होता है कि पल्मोनरी रिस्पायरेशन इन द फ्रॉग। इस रिस्पायरेशन को फ्रॉग ज्यादातर क्यों अपना रहा होता है, क्योंकि दो लंग्स है, अच्छा खासा बेहतरीन निज़ाम है, और अच्छी खासी ऑक्सीजन जो है वो जमा हो जाती है, इसलिए ज्यादातर फ्रॉग जो है वो इस रिस्पायरेशन को अपना रहा होता है। टिटेनियस और बक्कल तकरीबन एक ही जैसी होती है। टिटेनियस में ये अपनी ये जो स्किन होती है ना, ये वाली स्किन सारी इसको यूज कर रहा होता है। अगर हम इसको गौर से देखें, इसकी स्किन को देखें, ये इसकी स्किन है, ठीक है जी, ये इसकी स्किन की आउटर लेयर है, ये बाहर हवा है, बाहर हवा है, ये इसकी स्किन है। इसकी स्किन के पास भी ब्लड कैपिलरीज पाई जा रही होती है, ये ब्लड कैपिलरीज है, यही वाली ब्लड कैपिलरीज जो एल्विलाई के पास पाई जा रही थी। और इस ब्लड कैपिलरीज में ब्लड होता है, और ब्लड के अंदर कौन सा ब्लड होगा, ये क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज है, और इनमें ब्लड है, और कौन सा ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब बाहर हवा है, बाहर हवा कौन सी हवा है, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है। अच्छा, अब इसकी ब्लड कैपिलरीज की तो वॉल आपको पता है पतली होती है, इसकी स्किन भी बहुत पतली होती है और मॉइस्ट होती है, मॉइस्ट होती है। अब याद होगा इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है। सरफेस एरिया अच्छा होना चाहिए, वॉल्यूम कम, सरफेस एरिया अच्छा होना चाहिए, खाल का सरफेस एरिया अच्छा है, पतली होनी चाहिए, इसकी खाल पतली है, गीली होनी चाहिए, इसकी खाल गीली है। हम अपनी स्किन के जरिए रिस्पायरेशन नहीं कर सकते, हम जो ये फ्रॉग कर रहे हैं ना, हम नहीं कर सकते। क्यों, हमारी मॉइस्ट स्किन नहीं है, हमारी स्किन मोटी है। ये दो मसले हैं, नहीं तो हम भी जो है अपनी खाल के जरिए गैस एक्सचेंज कर लें। हमारी खाल थोड़ी थिक होती है, 3 लेयर्स पे मुश्तमिल होती है, एपिडर्मस, हाइपोडर्मस और एंडोडर्मस। मोटी हो गई हमारी खाल, और गीली नहीं होती। इसकी खाल पतली होती है और गीली होती है, गीली चिकनाहट होती है, इसकी खाल के अंदर ग्लैंड्स पाए जाते हैं, मॉइस्ट म्यूकस खारिज कर होते हैं, जिससे इसकी खाल जो है ना वो चिकनी हो जाती है। तो अब इसके पास डिफ्यूजन के लिए माहौल बन गया, खाल भी, इसका एरिया भी अच्छा है, गीली भी है, इसकी खाल पतली भी है। तो वही है जी, ब्लड कैपिलरीज में से जो ब्लड है उसमें से ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज होकर बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज होकर बाहर चली जाएगी, और हवा में से जो ऑक्सीजन है वो पहले खाल, स्किन, और फिर ब्लड कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके किस में चली जाएगी, ब्लड के अंदर चली जाएगी। इस तरह की रिस्पायरेशन को कहते हैं क्यूटेनियस। ठीक है, क्यूटेनियस। इसके अंदर बहरहाल रेट इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, ये कब करता है, जब ये हाइबरनेशन में, कह रहा था ना, नाम याद नहीं आ रहा, हाइबरनेशन में चला जाता है। आपको याद है ना, हाइबरनेशन, ये गहरी नींद में चला जाता है, इसके पार्ट स्लो हो जाते हैं, तो उस वक्त ये लंग से रिस्पायरेशन नहीं कर रहा होता, लंग से गैसेज एक्सचेंज नहीं करता, उस वक्त ये खाल से करता है। और तीसरी क्या है, बक्कल कैविटी। अब ये जो फ्रॉग का मुंह है, ये जो फ्रॉग का मुंह है जी, ये इसकी आंख है, और ये इसका मुंह है, और ये इसकी बक्कल कैविटी है। ठीक है, ये आंख है, ठीक है, ये इसका मुंह है, ठीक है, ये है जी इसकी बक्कल कैविटी है ना, ये इसका बक्कल कैविटी है। अब बक्कल कैविटी की जो स्किन होती है ना, ये भी पतली है, और इसकी बक्कल कैविटी की स्किन पे भी ऐसे ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ होता है पूरा, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं इसकी बक्कल कैविटी में। तो अब वो जो ये नोस्ट्रिल से इसने एयर ली थी, और बक्कल कैविटी में जब वो एयर जमा हो गई, तो थोड़ी बहुत गैस एक्सचेंज यहाँ पर भी हो जाएगी।
थोड़ी बहुत गैस एक्सचेंज यहाँ पर भी। अब ये जो एयर है, इस एयर में से जो ऑक्सीजन है वो इस कैपिलरीज में डिजोल्व हो जाए, यानी डिफ्यूज हो जाएगी, और जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी। इसी तरह ये बक्कल कैविटी की ये जो स्किन है ये भी पतली है, तो कुछ जो है ये बाहर वाली एयर से भी डिफ्यूजन कर लेगा। ऑक्सीजन गैस जो है वो अंदर ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर डाल देगा। तो बक्कल कैविटी में भी कैपिलरीज मौजूद है। बक्कल कैविटी की स्किन भी गीली है जी और पतली है, लिहाजा ये जो बक्कल कैविटी के अंदर एयर आई है, बक्कल कैविटी के जो बाहर एयर है, बक्कल कैविटी के जरिए भी कैपिलरीज जो है वो गैस एक्सचेंज कर लेती है। इसको हम कह रहे होते हैं बक्कल रेस्पायरेशन। तो ये हो गया जी फ्रॉग का। फ्रॉग के अंदर रिस्पायरेशन आपने देखा जी, वेल डिवेलप हो गया है। पल्मोनरी किस तरह होता है, क्यूटेनियस और बक्कल। अब आगे आते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है जिसका हमें गैस एक्सचेंज देखना है वो है बर्ड्स। बर्ड्स का हमें गैस एक्सचेंज देखना है। बर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो बर्ड्स जो है वो क्लास एविस से ताल्लुक़ रखती हैं। एविस जो होते हैं आपको पता है जी, इनकी बॉडी पे फेदर्स होते हैं, ये उड़ने वाले होते हैं। खैर है तो इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक उड़ने वाले होते हैं रेटिटी और एक कार्नेटी। एक उड़ने वाले होते हैं, एक बगैर उड़ने वाले होते हैं। बहरहाल हम उड़ने वाले की तरह बात कर लेते हैं। इनके अंदर भी पल्मोनरी होती है। बस पहली बात, इनके अंदर भी लंग्स के जरिए होती है। ठीक है, इनके अंदर पूरा एक निज़ाम, एक सिस्टम डेवलप हुआ है, और उस सिस्टम में जो मेजर ऑर्गन है गैस एक्सचेंज का वो लंग्स है। बिल्कुल लंग्स जो है वो फ्रॉग की तरह काम करेगा कि लंग्स के अंदर जो है वो एल्व्यूलाई होंगी। लंग्स जो है वो दो होंगे, ब्रांच दो, जो आपकी मेन ब्रांच आ रही होगी ब्रोंकस, वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, और एक एक में चली जाएगी, एक एक में चली जाएगी। और दोनों लंग्स के अंदर एल्व्यूलाई होती हैं, और एल्व्यूलाई और एल्व्यूलाई में कैपिलरीज होंगी, और ब्लड और एल्व्यूलाई के दरमियान गैस एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो हमारा बर्ड होता है ना, इसको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। हाई कंसंट्रेशन होनी चाहिए इसके पास ऑक्सीजन की, क्योंकि ये उड़ता है, और उड़ने के लिए इसको मसल्स, हड्डी वगैरह काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है, मसल्स वगैरह को ऑपरेट करने के लिए, और काफ़ी एनर्जी निकालने के लिए इसको फिर काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए। तो फ्रॉग की निस्बत बर्ड्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो इनका जो गैस एक्सचेंज का सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, वो फ्रॉग से ज़्यादा डिवेलप हुआ है। कैसे डेवलप हुआ है, मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ एक पहले। ये देखें, ये जी फ्रॉग का, सॉरी बर्ड का ये रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब इसमें जरा देखते हैं। अच्छा, इसमें पहले तो मैं लेबलिंग बता दूं आपको। ये है जी इसके लंग्स, ये जो पिंक कलर के नजर आ रहे हैं ना, एक ये रहा, एक ये रहा। ये राइट लंग हो गया, लेफ्ट लंग हो गया, बिल्कुल वही फ्रॉग की तरह बलून शेप का लंग है। ठीक है जी, ये इसका ट्रैकिया है। वही लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ब्रोंकस होता है ना, यहाँ पर हम उसको ट्रैकिया कह रहे होते हैं। ट्रैकिया ब्रोंकस एक ही चीज़ है, ह्यूमन में हम ट्रैकिया कह रहे होते हैं। ये ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया वही आके यहाँ से जो है माउथ से ये नोस्ट्रिल्स होती हैं ऊपर की तरफ, नोस्ट्रिल्स, उससे ये एयर को इनहेल कर लेता है। ठीक है, बक्कल कैविटी, फेरेंक्स, फेरेंक्स से किस में आ जाती है, यही ट्रैकिया। ट्रैकिया को अक्सर हम जो है वो ब्रोंकस, ट्रैकिया एक ही चीज़ है ये। ठीक है, याद रखिएगा, ये एक सिंगल पाइप हो गया। अब यहाँ पर वो लैरिंक्स था, यहाँ पर क्या है, सैरिंक्स कहलाता है। फ्रॉग के क्या था, लैरिंक्स था। अच्छा, लैरिंक्स ऊपर था, ब्रोंकस नीचे था। यहाँ उल्टा होता है, ट्रैकिया ऊपर होता है, लैरिंक्स, सैरिंक्स नीचे होता है। इसके सैरिंक्स को हम लैरिंक्स क्यों नहीं कह रहे, सैरिंक्स क्यों कह रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छा डेवलप हुआ वो होता है। ये इतना अच्छा, इसके वोकल कॉर्ड इतने अच्छे डेवलप हुए थे कि सुरीली आवाज़ें निकल रही होती हैं। हमारी तरह भौंडी आवाज़ें नहीं निकल रही होती, सुरीली। इसलिए हम हमारे जो हमारे गलों में लगा हुआ है ना फिट, अल्लाह ने जो फिट किया हुआ, हम उसको लैरिंक्स कहते हैं, क्योंकि वो भद्दी आवाज़ें पैदा करता है। और बर्ड्स के अंदर जो लगा हुआ होता है हम उसको लैरिंक्स के बजाय सैरिंक्स कह रहे होते हैं, क्योंकि वो अच्छी सुरीली आवाज़ है, मेलोडियस वॉइस पैदा करता है। तो ये वही हो गया इसका वॉइस बॉक्स। ठीक है जी, ट्रैकिया से एयर आ रही है वॉइस बॉक्स से होती हुई। अब ये आ गए दो वही ब्रोंकस, ये दो ब्रोंकस हो गए। यहाँ बर्ड के अंदर हम इसको पैरा ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, ये एक ब्रोंकाई आपके एक लंग में आ रहा है, एक ब्रोंकाई आपके एक लंग में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल वही फ्रॉग वाला मामला हो रहा है। तो वेल डिवेलप कहाँ से हुआ, मैंने आपको कहा है ना, इनका तो वेल डिवेलप होता है। मैं लिख भी देता हूँ, वेल डिवेलप है इनका एम्फीबियन की निस्बत। क्यों, क्योंकि इनको हाई कंसंट्रेशन चाहिए ऑक्सीजन की। तो भाई वेल डिवेलप कहाँ से हुआ, बाकी स्ट्रक्चर देख रहे हो कुछ आपको नजर आ रहे हैं, एयर सैक, ये है वेल डिवेलप। बहरहाल आगे बताता हूँ। तो हवा जो है नॉस्ट्रिल से अंदर आती है, ट्रैकिया, ट्रैकिया से ये सैरिंग से होती हुई दो ब्रांचेस बन जाती है, पैरा ब्रोंकाई। हर एक पैरा ब्रोंकाई एक लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं इसकी वेल डिवेलपनेस की तरफ। अच्छा, इसके लंग्स में आप देख रहे हो, लंग्स के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। ये एयर सैक्स, ये नजर आ रहा है, मैंने कहाँ हाईलाइट कर दिया, देखो ये जहाँ मैं क्रॉस कर रहा हूँ, एक ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, दे आर एक्स्ट्रा एसेसरीज है ये कुछ।
ये एयर सैक्स होती हैं, नॉन मस्कुलर होती हैं, खाली होती हैं। सैक आ रहा है ना वर्ड, देखो सैक वर्ड आ रहा है, सैक मतलब क्या होगा, बलून की तरह होती है, अंदर से खोखली खाली। नॉन मस्कुलर होती हैं, नॉन मस्कुलर यानी ये समझ लो एक खाली मटका है जिसके अंदर हवा भर जाएगी और हवा फिर निकल भी जाएगी। एक्स्ट्रा हवा रखने के लिए ये एक मटका रखा हुआ है इनके पास। नॉन मस्कुलर है यानी इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, बस ये एक रास्ता है जी। जैसे कि आपके पास एक ये रोड है, ठीक है, ये ऐसे इन्होंने एक रास्ता निकाल लिया। अब रोड में से कुछ चीज़ें, कुछ हवा जो है वो इनमें स्टोर हो जाएगी, बवक्त ज़रूरत वो निकल आएगी, ठीक है। ये जो एयर सैक्स है ना, ये इनके अंदर नई चीज़ आ गई जो फ्रॉग में नहीं थी। तो इनके पास एयर सैक्स होते हैं जी। एयर सैक क्या होते हैं, खाली होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, नॉन मस्कुलर होते हैं, इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती। दो किस्म के एयर सैक्स होते हैं, दो किस्म के होते हैं। एक ऊपर वाले एंटीरियर कहलाते हैं, नीचे वाले पोस्टीरियर कहलाते हैं। अब पोस्टीरियर में कुछ जो है वो साइडों पे होते हैं, कुछ जो है वो नीचे होते हैं। तो साइडों वालों को हम पोस्टीरियर, नीचे वालों को एब्डोमिनल कहते हैं। बहरहाल ये हैं चारों पोस्टीरियर ही, ठीक है। इसको एब्डोमिनल कहते हैं कुछ लोग, लेकिन ये वाला जिस पर मैं रेड मार्क बना रहा हूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चारों पोस्टीरियर हैं। जबकि ये जो ब्लू मार्क जिस पे मैंने बनाया है, ये वाला और ये वाला, ये एंटीरियर है। एंटीरियर मतलब ऊपर, पोस्टीरियर मतलब नीचे। तो ये ऊपर की तरफ है इसलिए इनको एंटीरियर एयर सैक्स कहते हैं। ये नीचे की तरफ है चार, इनको आप पोस्टीरियर एयर सैक कहते हैं। इनके अंदर काम क्या है, इनका काम क्या है, इनका काम है ये आपकी एयर रखेंगे, क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एयर स्टोर करेंगे। अब जरा मामला समझिएगा इसका, जरा इसका मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। इसका मामला समझते हैं जी। इसका मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है। इसका देखें मामला क्या होगा जी। ये सबसे पहले इसमें दो इनहिलेशन होती हैं, 2 टाइम्स होगा इसका इनहिलेशन। यानी आप जब सांस लेते हो या फ्रॉग जब सांस लेता है, आप एक टाइम लेते हो, यानी आप पहले एक दफ़ा सांस अंदर करते हो और फिर उसी में गैस एक्सचेंज हो जाती है लंग्स और ब्लड के दरमियान, और फिर आप वो सांस बाहर ले आते हो 1 टाइम। लेकिन बर्ड्स जो है ना वो 2 दफ़ा करेगा। बर्ड एक दफ़ा सांस लेगा, फिर दूसरी दफ़ा सांस बाहर निकालेगा, लेकिन सारी एयर नहीं निकालेगा, कुछ रखेगा। फिर दोबारा एक सांस लेगा अंदर, फिर दोबारा जब वो सांस बाहर निकालेगा, फिर उसकी सारी एयर बाहर निकल जाती है। 2 दफ़ा वो सांस लेता है बर्ड। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जमा हो जाएगी ना। देखो आपने जब एक दफ़ा सांस ली, आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन गई, एयर गई सॉरी, और फिर जब आपने सांस बाहर निकाली, आपकी एयर बाहर आ गई। एक दफ़ा आप सांस ले रहे हो, इसमें सारी ऑक्सीजन नहीं निकलती गैस। आपने जो एयर ली है ना, उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, और जब आप एयर बाहर निकालते हो ना, उसमें 16% ऑक्सीजन होती है। यानी कि आप खाली 5% ऑक्सीजन निकाल पाते हो, ठीक है। आपने इनहिलेशन की, इनहिलेशन, तो जब आप एयर अंदर करते हो ना, उस एयर में 21% ऑक्सीजन होती है, आपके लंग्स में आ जाती है। और फिर आप क्या करते हो, उसके बाद एक्सीलेशन करते हो, बाहर निकाल देते हो हवा। जब आप हवा बाहर निकालते हो ना, उसमें 16% ऑक्सीजन होती है। यानी कि आपने हवा में से सारी ऑक्सीजन नहीं निकाली। बड़ी जल्दी होता है ना ये मामला, एकदम अंदर करते हो सांस पे बाहर निकालते हो, जल्दी होता है। इस वजह से आप हवा में से सारी ऑक्सीजन नहीं निकाल पाते, सिर्फ आप तकरीबन 4-5%, 6% निकाल पाते हो। ये लंग्स, ये क्या कर रहा है बर्ड, बर्ड 2 दफ़ा इनहिलेशन 2 दफ़ा एक्सीलेशन करेगा। पहली दफ़ा जब इनहिलेशन करेगा, ठीक ठाक एयर ले आया अंदर। जब उसके बाद एक्सीलेशन करता है, सारी एयर नहीं निकालता, बहुत सारी एयर इसके पास अंदर रह जाती है, बहुत सारी इसके पास एयर अंदर रह जाएगी, उसमें से दबा के ऑक्सीजन निकलती रहती। फिर दोबारा ये कुछ इनहिलेशन करेगा, और फिर जब दोबारा एक्सीलेशन करेगा, फिर उसकी जो पुरानी वाली एयर भी है वो बाहर निकल आती है, पुरानी वाली एयर बाहर निकल आएगी, वो पूरी एयर बाहर आ गई। तो 2 दफ़ा किया। इस दौरान क्या हुआ, जिसने एयर इनहेल करी थी ना पहली फर्स्ट टाइम, उसमें से अच्छी खासी ऑक्सीजन निकल जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी देर तक रही है लंग्स के अंदर, एयर सैक्स के अंदर, तो काफ़ी अच्छा डिफ्यूजन हो जाता है। तो यूँ ये ऑक्सीजन ज़्यादा निकाल देता है 2 दफ़ा इनहिलेशन या एक्सीलेशन करने से। अब करता कैसे जी, ये भी देख लेते हैं। चलें, सबसे पहले ये क्या करता है, इनहिलेशन करता है। इनहिलेशन करेगा, ये इसकी एयर ट्रैकिया से होती हुई, मैं एक लंग्स को दिखा रहा हूँ, बहरहाल दोनों में यही मामला होता है। ट्रैकिया से होती हुई यहाँ पर भी आ जाएगी, लंग्स में भी आ जाती है, और ये गलत जगह ले गया मैं, इस वाले को ही दिखा देता हूँ, करीब रास्ता। लंग्स में भी जमा हो जाएगी एयर, इधर लंग्स में भी जमा हो जाएगी, और एयर सैक, पोस्टीरियर एयर सैक में भी हवा जमा हो जाती है। ये फर्स्ट इनहिलेशन था, फर्स्ट इनहिलेशन। तो जब पहली बार फ्रॉग अंदर सांस लेगा, तो आपकी एयर ट्रैकिया वगैरह से होती हुई, ये ट्रैकिया वगैरह तो रास्ता आप सब जानते हो, इसको तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा।
कहाँ आई है एयर? लंग्स में और पोस्टीरियर एयर सैक में। अच्छी खासी एयर खींची इसने, अपने लंग्स को भी एयर से भर लिया और पोस्टीरियर एयर सैक को भी इसने एयर से भर लिया। अच्छा, अब पोस्टीरियर एयर सैक के अंदर एल्वियोलाई नहीं होती, एल्वियोलाई खाली कहाँ मिलेंगे आपको? लंग्स में। गैस एक्सचेंज कहाँ होगा? खाली लंग्स में। पोस्टीरियर एयर सैक मैंने आपको बताया ना, ये तो मटका है, एक्स्ट्रा रख दिया बस आपने, ये एक्स्ट्रा एयर आपने स्टोर की है। ये फर्स्ट इनहेलेशन हो गई। अब फर्स्ट इनहेलेशन के बाद क्या होगा जी? लंग्स के अंदर गैस एक्सचेंज हो जाएगा। लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होंगी उसमें जो ब्लड कैपिलरी होगी वो सारा ब्लड क्या करेगा? अपनी कार्बन डाइऑक्साइड एयर में डाल देगा और उस एयर में से कार्बन ऑक्सीजन जो है वो ले लेगा। अब आता है जी फर्स्ट इनहेलेशन के बाद फर्स्ट एक्सीलेशन। अब ये बाहर निकालेगा, फर्स्ट एक्सीलेशन, अब ये एयर बाहर निकालेगा। एयर बाहर कैसे निकलती है जी? ये जो पोस्टीरियर एयर सैक के अंदर जमा हुई है ना, ये एयर बाहर आती है। अब जब ये एयर बाहर आएगी तो अब ये जो लंग्स की एयर है इसको प्रेशर मिलना शुरू हो जाता है और ये लंग्स की एयर बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ कलर डिफरेंट करता हूँ। ये आपकी थी वो एयर जो पोस्टीरियर एयर सैक में जमा हुई थी, और ये कौन सी एयर है? जो आपके लंग्स में जमा हुई थी पहली इनहेलेशन में। ठीक है, जब उसने फर्स्ट इनहेलेशन की थी तो ब्लैक वाली एयर लंग्स में जमा हो गई, रेड वाली एयर जो है वो एयर सैक में जमा हो गई। अब वो क्या कर रहा है? फर्स्ट एक्सीलेशन, सांस बाहर निकाल रहा है। ये कैसे होता है? पोस्टीरियर एयर सैक वाली हवा लंग्स में आ जाएगी और लंग्स वाली हवा बाहर निकल जाएगी। तो अब ये लंग्स वाली हवा जो है ये तो आपकी यही बाहर निकल गई, और ये जो आपकी पोस्टीरियर एयर सैक वाली हवा थी ये कहाँ आ गई? ये यहाँ आ गई। ठीक है, और वो कहाँ गई? काली वाली हवा, वो तो बाहर निकल गई। ये फर्स्ट एक्सीलेशन में ये निकली जी ब्लैक वाली हवा, ये बाहर निकल गई। फर्स्ट एक्सीलेशन भी हो गया। अब होना है जी सेकंड एक्सीलेशन, सेकंड इनहेलेशन, सॉरी। अब क्या होगा? सेकंड इनहेलेशन। अब ये दोबारा एक दफा और सांस लेगा अंदर, एक दफा और दोबारा सांस लेगा, इनहेलेशन। अब दोबारा इसने एयर लाया अंदर, ये एयर आ रही है लेकिन ये लंग्स तो पहले से भरे हुए। अच्छा, इस दौरान ये जो लंग्स के अंदर एयर जमा हुई है ना, इसमें से गैस एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ जाएगी। अब जब ये एयर आ रही है सेकंड इनहेलेशन के अंदर, सेकंड इनहेलेशन के जरिए, अब ये कहाँ जाएगी? एयर तो पहले से ऑक्यूपाई है। तो अब ये वाली जो एयर है, लाल वाली जो एयर है, ये लंग्स वाली, ये अब एंटीरियर में जमा हो जाएगी। और ये याद रखिएगा ये वो एयर है जिसमें से अब बस ऑक्सीजन निकल गई है, कार्बन डाइऑक्साइड है ये और ये वाली एयर जो है अब आपकी लंग्स में जमा हो गई, फ्रेश एयर आ गई अब आपके लंग्स में दोबारा। अब आपका लंग्स फिर दोबारा तीसरी दफा इनहेल वो कर रहा है गैस एक्सचेंज, तीसरी दफा गैस एक्सचेंज करेगा लंग्स इस एयर से, और अब आएगा सेकंड एक्सीलेशन, यानी कि आखिरी एक्सीलेशन, सेकंड एक्सीलेशन। सेकंड एक्सीलेशन में क्या होगा? ये दोनों किस्म की हवा बाहर निकल जाएगी। ये आपकी जो रेड वाली एयर सैक में जमा हुई है ये अंदर आएगी, जैसे ये अंदर आएगी तो ये वाली एयर जो है ये प्रेशर की वजह से ये रिलीज हो जाएगी, और फिर ये वाली भी, चूंकि ये तो कचरा हो गई, इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी साथ साथ रिलीज हो जाएगी। आपने देखा 2 दफा इनहेल हुई है, 2 दफा एक्सहेल हुई है। इस दौरान वो जो पोस्टीरियर में जमा हुई थी एयर कितना घूमी है? पहले वो पोस्टीरियर में टिकी, उसके बाद लंग्स में आई, फिर एंटीरियर में जमा हुई, फिर आपने देखा 3 दफा गैस एक्सचेंज हुआ है। पहले जब इनहेलेशन करता है लंग्स के अंदर एयर थी, उसने गैस एक्सचेंज किया। फिर जब फर्स्ट एक्सीलेशन हुआ तो पोस्टीरियर एयर सैक की हवा लंग्स में आ गई थी, दूसरे दफा एक्सचेंज हुआ। फिर जब सेकंड इनहेलेशन करता है तो फिर तीसरी दफा गैस एक्सचेंज होता है, 3 दफा गैस एक्सचेंज हो रहा है। तो जरा दोबारा देखते हैं इस मामले को, तो थोड़ा सा टेढ़ा होता है ये। तो जब यहां पे लिखते हैं जी फर्स्ट इनहेलेशन हुआ तो एयर जो है वो आपकी यहाँ पे भी भर गई लंग्स में, और पोस्टीरियर एयर सैक में भी भर गई। मैंने तो खाली एक दिखाया है, वैसे यहाँ पे भी भरेगी। ठीक है, ये फर्स्ट इनहेलेशन हुआ और गैस एक्सचेंज हो गया जी। लंग्स के अंदर जो गैस है उसने गैस एक्सचेंज कर लिया, ब्लड एक्सचेंज, ब्लड से जो है वो गैसेस को एक्सचेंज कर लिया। फिर क्या होता है? फिर होता है फर्स्ट एक्सीलेशन। फर्स्ट एक्सीलेशन में ये वाली जो एयर है ये तो बाहर निकल जाती है सारी, ये ऐसे ये सारी लंग्स वाली एयर बाहर निकल गई। ठीक है, ये तो बाहर निकल गई एयर, खाली हो गया लंग्स, और ये जो पोस्टीरियर वाली हवा है ये आपके लंग्स में आ जाती है। ठीक है, अब फिर दोबारा गैस एक्सचेंज हो रहा है क्योंकि पोस्टीरियर एयर सैक के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ गैस एक्सचेंज हो रहा है। उसके बाद क्या होगा? अब सेकंड इनहेलेशन होगा, दोबारा एक दफा और एयर आएगी अंदर। अब ये जो एयर आ रही है अंदर, अब इसको जगह चाहिए, तो ये जो अब लंग्स के अंदर एयर है ये कहाँ चली जाएगी? ये एंटीरियर एयर सैक में भर जाएगी, लंग्स खाली हो गए, और अब जो नई हवा है वो लंग्स के अंदर भर गई। अब दोबारा तीसरी बार गैस एक्सचेंज होगा, तीसरी बार
ऑक्सीजन ब्लड को मिलेगी। और अब आखिरी क्या होगा जी, आखिर में होगा सेकेंड एक्सीलेशन। सेकेंड एक्सीलेशन में क्या होगा जी कि ये एंटीरियर एयर सैक की जो हवा है ये बाहर आएगी, पुश की वजह से ये जो लंग्स के अंदर एयर है ये भी बाहर निकल जाएगी और एंटीरियर वाली भी एयर बाहर निकल जाएगी, पूरा लंग्स इसका ये सारा सिस्टम खाली हो जाएगा। एक इसकी जो है वो आप समझ लो गैस एक्सचेंज हो गई। आपने देखा इंसानों में एक बार हो रहा है, इसमें 2 बार हो रहा है, तो ये 2 दफा के अंदर 2 दफा सांस लेता है। पहले एक सांस लेता है, फिर जब बाहर निकालता है ना पूरी एयर नहीं निकालता, थोड़ी सी रह जाती है, फिर जब दोबारा अंदर करता है, फिर जब बाहर निकालता है, फिर ये सारी बाहर निकालता है। यूं इसकी एक कंप्लीट जो है वो साइकिल होती है और एक कंप्लीट साइकिल में ये 2 दफा इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहा है। इससे क्या होता है, 3 दफा गैस एक्सचेंज हुआ है, 3 दफा ब्लड को मौका मिला है हवा में से ऑक्सीजन निकाल ले। और क्या हुआ आखिर में नतीजा ये निकला कि ब्लड को ज्यादा कंसंट्रेशन आ गई, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिल रही होती है। यही वजह है कि बर्ड्स जो है वो हाई एल्टीट्यूड में भी उड़ती हैं, हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन कम होती है फिर भी वो उड़ रही हैं। क्यों, क्योंकि उनको उनके खून के अंदर एक एक सांस के अंदर काफी ऑक्सीजन जमा हो रही है, इसलिए वो इतनी उड़ पा रही है। हम नहीं उड़ पाए, हम अगर इतने हाई एल्टीट्यूड में जाएं तो हमारा दम घुटने लग जाता है। हम अगर मरी चले जाएं या हम अगर वो पहाड़ पे चले जाते हैं ना, ये माउंट एवरेस्ट सुना होगा आपने, माउंट एवरेस्ट पे लोग चढ़ते हैं तो उनका सांस घुटने लग जाता है। क्यों, क्योंकि हम जो है वो वन टाइम रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं, एक दफा इनहेलेशन एक दफा एक्सीलेशन। हमारे हमारे खून में इतनी ऑक्सीजन नहीं आ पाती कि हम हाई एल्टीट्यूड की जो है वो ग्रेविटी बर्दाश्त कर पाए। ब्लड बर्दाश्त कर लेता है क्योंकि ब्लड के अंदर जो निज़ाम है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा आ रही है। तो कितना वेल डेवलप है जी ब्लड का, देखा आपने, बर्ड्स का, सॉरी ब्लड बोल दिया, बर्ड्स का। ये हो गया बर्ड्स का गैस एक्सचेंज। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सबसे हाईली डेवलप, खैर मेरी नज़र में क्या सबकी नज़र में हाईली डेवलप ये हुआ है, ये है बर्ड्स का। इंसान का इससे अच्छा डेवलप नहीं हुआ, इंसान का इससे वीक ही है, हम कम ऑक्सीजन खींच पाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा ऑर्गेनिज्म चूंकि बड़ा है तो हमारा लंग्स का साइज ज़रा बड़ा होगा, हमारा जिसामत बड़ी होती है तो हमारे लंग्स का साइज बड़ा होगा। तो इंशाल्लाह ह्यूमन का जो गैसियस एक्सचेंज है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।